सोचिए, किसी को अचानक सांस फूलने लगे, पूरे शरीर पे लाल लाल चकत्ते हो जाएं और देखते ही देखते वो बेहोश होने लगे। ये एनाफिलैक्टिक शॉक हो सकता है, एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा एलर्जिक रिएक्शन। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर इसे पहचाने कैसे और सबसे जरूरी, किसी की जान कैसे बचाएं। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एनाफिलैक्टिक शॉक को पहचानेंगे, फिर देखेंगे कि फौरन कौन से कदम उठाने चाहिए। इसके बाद आपातकालीन दवाओं पर बात होगी, मुश्किल हालात को कैसे संभालना है ये जानेंगे, और आखिर में इसके कारण क्या हैं और इससे बचाव कैसे हो सकता है, इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, किसी भी इमरजेंसी में ना सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम यही होता है कि ये पता लगाया जाए कि हम आखिर किस चीज़ से जूझ रहे हैं, क्योंकि सही समय पर की गई पहचानी सच में जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकती है। तो ये एनाफिलैक्टिक शॉक है क्या भला? इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही खतरनाक ओवर रिएक्शन है। मतलब जैसे ही कोई एलर्जिक चीज, कोई ट्रिगर शरीर के अंदर जाता है तो पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ अलार्म बजा देता है, एक तरह का पैनिक मोड। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि एक्शन लेने के लिए सिर्फ चंद मिनट होते हैं। यहां वाकई हर एक सेकंड कीमती है। अब जो शुरुआती लक्षण हैं उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ सिम्टम्स नहीं है, ये शरीर के वार्निंग सिग्नल्स हैं, चेतावनी के संकेत। जैसे चक्कर आना, इसका मतलब हो सकता है कि ब्लड प्रेशर तेजी से गिर रहा है। स्किन पर पित्ती उछलना, या जिसे अर्टिकेरिया कहते हैं, वो तो इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्शन का एक क्लासिक साइन है। जी मिचलाना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब संकेत हैं कि मामला गंभीर हो सकता है। गंभीर मामलों में तो हालत और भी बिगड़ सकती है। मरीज बेहोश हो सकता है, उसकी नब्ज यानी पल्स बहुत धीमी पड़ सकती है, और हालत इतनी खराब हो सकती है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाए। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, जब शरीर शॉक में जाता है ना, तो ब्लड प्रेशर खतरनाक लेवल तक गिर जाता है। इससे क्या होता है? दिमाग तक खून और ऑक्सीजन की सप्लाई घट जाती है, और नतीजा मरीज बेहोश। और अगर ये गिरावट नहीं रुकी तो दिल और सांस दोनों रुक सकते हैं। तो अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर। दवाएं तो जरूरी हैं ही, बिल्कुल हैं, लेकिन दवाएं देने से भी पहले कुछ ऐसे बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही जरूरी कदम हैं जो स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो पहला काम क्या करना है? मरीज को फौरन जमीन या बिस्तर पर सीधा लिटा देना है। फिर लगातार उसकी पल्स, बीपी और सांस पर नजर रखनी है जब तक वो ठीक ना हो जाए। और तीसरा, एक पल्स ऑक्सीमीटर लगा देना है। अब इन कदमों के पीछे भी एक साइंस है, एक लॉजिक है। मरीज को सीधा लिटाने से क्या होता है? ब्लड प्रेशर गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी दिमाग तक खून का बहाव बना रहता है। पल्स और सांस की निगरानी से हमें पता चलता है कि हालत कितनी गंभीर है। और पल्स ऑक्सीमीटर, वो तो खून में ऑक्सीजन का लेवल बताता है, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल साइन है। अच्छा, तो मरीज को थोड़ा स्थिर कर लिया। अब आता है दवाओं का रोल। अब समय है कि उस एलर्जिक रिएक्शन को जड़ से पलटा जाए, और इसके लिए दवाएं ही सबसे बड़ा हथियार हैं। तो ये हैं वो आपातकालीन दवाएं। इसमें सबसे बड़ा हीरो है एड्रेनालिन। ये क्या करता है? ये फौरन बंद हो रहे सांस के रास्ते को खोलता है और ब्लड वेसल्स को सिकोड़कर गिरे हुए ब्लड प्रेशर को ऊपर लाता है। इसे सबक्यूटेनियस यानी त्वचा के ठीक नीचे इंजेक्ट करते हैं। दूसरी दवा है फिनेरामिन, जिसे एविल के नाम से भी जानते हैं। ये एक एंटी एलर्जिक है जो लक्षणों को कम करती है। और फिर है हाइड्रोकॉर्टिजोन। ये शरीर की सूजन को कम करता है। एविल और हाइड्रोकॉर्टिसोन को आईवी या आईएम यानी सीधे नस या मांसपेशी में दिया जाता है ताकि असर तेजी से हो। ये तो हुई पहली इमरजेंसी दवाएं, लेकिन इसके अलावा भी मेडिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे जरूरत पड़ने पर दूसरे स्टेरॉइड्स भी दिए जा सकते हैं। और एक बहुत जरूरी चीज है आईवी फ्लूइड्स, मतलब नस के जरिए तेजी से तरल पदार्थ देना। ये ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल करने में बहुत मदद करते हैं। और हाँ, एम्बू बैग, मास्क और इंट्यूबेशन क्रे, ये सब तैयार रखना होता है, क्योंकि अगर सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाए तो ये उपकरण जान बचाने के काम आते हैं। और ये जो पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप देख रहे हैं, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये एक स्थापित, प्रमाणित मेडिकल प्रोटोकॉल है। दुनिया भर में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इसी को फॉलो करते हैं ताकि मरीज को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा सके। ठीक है, लेकिन कभी कभी चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती। तो अब हम बात करेंगे उन जटिलताओं की कि अगर स्थिति और बिगड़ जाए तो उसे कैसे संभालना है। तो एक सवाल उठता है कि अगर मरीज को ब्रोंकोस्पैज्म हो जाए तो क्या? अब ये ब्रोंकोस्पैज्म क्या है?
इसका सीधा सा मतलब है कि फेफड़ों के अंदर जो सांस की नलियां हैं वो अचानक से सिकुड़ जाती हैं, और जब ऐसा होता है तो सांस लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसी हालत में एमिनोफिलिन जैसी दवा को धीरे धीरे आईवी यानी नस में दिया जाता है ताकि सांस की नलियों को आराम मिले, वो खुल जाएं। एक और तरीका है एस्थेलिन का नेबुलाइजेशन शुरू करना, मतलब भाप के जरिए दवा को सीधे फेफड़ों तक पहुंचाना ताकि वो फौरन अपना काम शुरू कर सके। अब एक और भी गंभीर सवाल, क्या हो अगर मरीज की पल्स ही महसूस ना हो? अगर नब्ज नहीं मिल रही है तो ये सबसे खराब स्थिति है। इसका सीधा मतलब है कि दिल ने धड़कना बंद कर दिया है। इसे हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं और ये एक एब्सोल्यूट मेडिकल इमरजेंसी है। जैसे ही ये होता है, समय के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो जाती है। सबसे पहला काम है बाहरी कार्डियक मसाज शुरू करना, जिसे हम CPR कहते हैं। साथ ही एम्बू बैग और मास्क से कृत्रिम सांस देना शुरू किया जाता है, और जितनी जल्दी हो सके एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की तैयारी की जाती है। इन सब का एक ही मकसद है, शरीर को, खासकर दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचाते रहना जब तक दिल दोबारा चालू ना हो जाए। तो अब तक हमने इलाज की बात की, लेकिन एक कहावत है ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, कारण और रोकथाम। मतलब हम इसे पहली बार में होने से रोक ही कैसे सकते हैं। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनमें रिएक्शन का खतरा ज्यादा होता है, तो उनके लिए एक टेस्ट डोज दिया जा सकता है। ये एक तरह की सेफ्टी चेकलिस्ट है। हम पूरी डोज देने से पहले दवा की एक बहुत छोटी मात्रा देके ये देखते हैं कि शरीर उस पर कोई रिएक्शन तो नहीं दे रहा। इससे एक बड़े और गंभीर रिएक्शन का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये टेस्ट डोज देते कैसे हैं? प्रोसेस काफी सिंपल है। एक बहुत पतली सुई से दवा की सिर्फ 0.1 ml मात्रा त्वचा की ऊपरी परत में यानी इंट्राडर्मली इंजेक्ट की जाती है। फिर उस जगह पर पेन से एक निशान बना दिया जाता है और अगले 30 मिनट तक मरीज पर नजर रखी जाती है कि कहीं उस जगह पर कोई लाली, सूजन या कोई और रिएक्शन तो नहीं हो रहा। अब सवाल यह है कि एनाफाइलेक्सिस के आम ट्रिगर्स क्या हैं, मतलब किन चीजों से ये होता है। तो देखिए, कुछ दवाएं हैं जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कुछ विटामिन इंजेक्शंस जैसे विटामिन B1, सीरम इंजेक्शंस जैसे एंटी टिटैनस या एंटी स्नेक वेलम, और तो और कुछ आयोडीन डाई जो IVP, CT स्कैन या एंजियोग्राफी में इस्तेमाल होती हैं, वो भी इसका कारण बन सकती हैं। तो ये जानना जरूरी है कि कौन सी चीजें ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। और ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये मेडिकल रिसर्च पर आधारित है। ये हमें उन दवाओं और पदार्थों के बारे में बहुत कीमती जानकारी देती है जिनके इस्तेमाल के वक्त हमें खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, ये एक रिमाइंडर है कि टेस्ट डोज के बाद भी, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, पर एक गंभीर रिएक्शन हो सकता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। देखिए, मेडिकल साइंस में भी कोई 100% गारंटी नहीं होती। टेस्ट डोज जैसी सावधानियां जोखिम को कम जरूर करती हैं, लेकिन सतर्कता और तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव है। एनाफिलेक्टिक शॉक के संकेतों को जानना और सही समय पर तेजी से एक्शन लेना सच में किसी की जान बचा सकता है।